हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कंसेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में कि हमारा जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जब इनमें परिवर्तन की क्रिया हम करने जाते हैं और जब प्रतिबिंब बनता है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपका दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्ता त्रिज्या क्या होती है, वक्ता केंद्र क्या होता है, ठीक। वक्ता केंद्र के बाद आपका मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, फोकस तल क्या होता है। ये सारी परिभाषाएं आप जब पढ़ते हैं और इनका प्रतिबिंब बनाने जाते हैं, आपको पता है कि अवतल दर्पण से 6 स्थिति होती है जिनमें हमारा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण जो होती है उसमें 2 स्थिति होती है जिनमें हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो इन सब का यूज होता है, और जब तक आप इन सब के बारे में डिटेल से नहीं जानेंगे तब तक आप परिभाषा नहीं बना पाएंगे। अगर आपसे बोला जाए कि वस्तु आपकी वक्ता त्रिज्या पे है, कहाँ पे है, सॉरी वक्ता केंद्र पे, वक्ता त्रिज्या होती है एक दूरी, वक्ता केंद्र पे है, तो बताइए कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण में वक्ता केंद्र कहाँ होता है। आपसे कहा जाए कि वस्तु हमारे फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास फोकस और वक्ता केंद्र कहाँ होता है। तो ये चीज़ आपको जब पता हो जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा, मान लीजिए आपसे बोला गया कि वस्तु जब अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, फोकस पे बनता है या कहीं और बनता है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए इन सभी परिभाषाओं को जरूरत होता है जानना कि ये सब क्या होती हैं। तो सबसे पहली परिभाषा की अगर हम लोग बात करें, दर्पण की ध्रुव क्या होती है या पोल क्या हमारा होता है दर्पण में, तो सिंपल इसकी परिभाषा देख सकते हैं। इन सब की हम 2 से 3 परिभाषाएं बताने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद आपके मन का जितना डाउट होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि जो दर्पण होता है 2 टाइप का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। जिस दर्पण से परिवर्तन की क्रिया क्या होती है, अंदर की ओर होती है या आंतरिक भाग से होती है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और जिस दर्पण से हमारे पास परिवर्तन की क्रिया उभरे हुए तल से होती है, किस तल से होती है, उभरे हुए तल से होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई अवतल दर्पण है, क्या भाई, कोई अवतल दर्पण है, ठीक। अब अवतल दर्पण अगर हम लोग बात करें, अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है, अंदर वाला जो भाग होता है वो चिकना होता है, और जो उभरा हुआ भाग होता है वो क्या होता है, कलई किया गया होता है। कलई का मतलब पेंट किया गया होता है, ठीक। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, उस दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ये इसकी पहली परिभाषा हुई। अगर दूसरी परिभाषा की बात करें, सर दूसरी परिभाषा बताइए, तो दर्पण पे स्थित वह बिंदु, दर्पण पे स्थित वह बिंदु जिस पे आने वाली प्रकाश किरण प्रकाश के परिवर्तन के पश्चात, प्रकाश के परिवर्तन के पश्चात इस पे ये किरण आई और इस पे टकराने के पश्चात ये क्या होगी, प्रकाश के परिवर्तन के पश्चात आपतन कोण जो बनता है और जो आपका परिवर्तन कोण बनता है, दोनों एक समान हो जाता है। क्या होता है भाई, दोनों एक समान हो जाता है। तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं दर्पण का, दर्पण का क्या बोलते हैं भाई, दर्पण का बोलते हैं मुख्य, सॉरी दर्पण का ध्रुव, क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। दर्पण पे स्थित वह बिंदु जिस पे आने वाली प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात, आने वाली प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात, जो परिवर्तन के पश्चात होता है तो उसके बाद क्या बनता है हमारा, आपतन कोण बनता है और परिवर्तन कोण बनता है। तो ये जो कोण दोनों होते हैं, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। या ये भी बोलते हैं कि जो आपका दर्पण का ध्रुव होता है, क्या होता है भाई, जो आपका दर्पण का ध्रुव होता है, ठीक, ये क्या होता है, किसी भी दर्पण के बीचों बीच स्थित होता है, या अवतल हो या उत्तल हो। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि दर्पण का हमारा ध्रुव क्या होता है। आगे हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की, किसकी बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव जो होता है, इससे जाने वाली सीधी जो रेखा होती है, दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा, और ये कैसी रेखा होती है, काल्पनिक रेखा। याद रखेंगे, जो आपकी मुख्य अक्ष होता है ये किसी दर्पण में दिखाई नहीं देता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इमेजिंग करते हैं, तो इसलिए इस रेखा को हम बोलते हैं काल्पनिक रेखा। तो वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक सीधी रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। वह काल्पनिक सीधी रेखा जो किसी दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर, सॉरी जो किसी दर्पण के जो किसी दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें किसकी, वक्ता त्रिज्या की। वक्ता त्रिज्या क्या होता है, तो देखिए दर्पण जो होता है वो किसी खोखले गोले से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, किसी खोखले गोले से। तो दर्पण जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है, अब इसका मान लीजिए आधा भाग हम हटा दें यहाँ से, आधा भाग क्या करें यहाँ से हटा दें, तो ये क्या बन जाएगा, एक दर्पण बन जाएगा। तो दर्पण जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है उसकी त्रिज्या होती है, क्या होती है भाई, उसकी एक त्रिज्या होती है। उस त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या। दर्पण जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उस खोखले गोले की त्रिज्या को हम लोग वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। और वक्ता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। किससे लिखते हैं भाई, कैपिटल आर से, ठीक। आगे बात करें वक्ता केंद्र क्या होता है,
तो दर्पण जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है, दर्पण जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है उसका क्या होगा, एक केंद्र होगा। तो उस केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र। और इसे किससे लिखा जाता है, सी से। और आप लोग जानते होंगे कि वक्ता केंद्र और जो आपके पास ये परिधि होता है, या अभी हम लोग जिसको ध्रुव बोल रहे हैं, इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तभी तो बोले कि इस त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हैं कि वक्ता केंद्र क्या होता था, वक्ता केंद्र को हम लिखते हैं सी से। मान लीजिए कि इसका वक्ता केंद्र यहाँ पे है हमारे पास सी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी उस दूरी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे वक्ता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करें मुख्य फोकस की, कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो समांतर आती हैं तो क्या होता है, इनका परिवर्तन होता है। और परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस। कौन सा फोकस, मुख्य फोकस। अब देखिए ये वाला दूरी यहाँ लंबा होगी, दोनों की दूरी क्या होगी, सेम होगी। आप लोग जब बनाएंगे तो स्केल से सेम बनाएंगे, सॉरी आधी बनाएंगे, इसकी तुलना में इसको आधा बनाएंगे। क्यों आधा बनाएंगे, इसके पीछे का रीजन अभी आपको बताया जाएगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे फार्मूला F = R/2, सॉरी स्मॉल f = R/2। स्मॉल f का मतलब होता है फोकस दूरी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं फोकस दूरी क्या होती है, एक बार सुन लीजिए फिर से। मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस का मतलब क्या था, दर्पण हमारा था और दर्पण का हमारा ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो हमारा क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यहाँ इसका क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये क्या, इस पे किरण आई और इसका क्या हो गया यहाँ परिवर्तन। तो परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के होके जाती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। और फोकस और केंद्र, फोकस और वक्ता जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण का ध्रुव का मतलब P। तो जो फोकस और ध्रुव के बीच का जो यहाँ पे हमारे पास दूरी होती है उस दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, और इसको लिखते हैं स्मॉल f से। ठीक, या ये फोकस दूरी है जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिख रही है आपको, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे स्मॉल f बोला जाता है। और ये जो दूरी होती है, जो आपका r होता है इसका आधी होती है। क्या होती है, इस जो r होता है इसकी आधी होती है, इसलिए बोला जाता है कि F = R/2। वक्ता त्रिज्या की आधी दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल f से। फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है, स्मॉल f से। ठीक, दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो देखिए दर्पण का द्वारक का मतलब द्वार क्या होता है भाई, द्वार। द्वार का मतलब क्या होता है, जिससे लोग प्रवेश करते हैं। तो किसी भी दर्पण में प्रकाश की किरण जिस द्वार से प्रवेश करती है प्रकाश के प्रवर्तन के लिए, उस द्वार को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। या ये बोल सकते हैं कोई आपका दर्पण है तो किसी भी दर्पण का जो व्यास होता है, किसी भी दर्पण, देखिए अब दर्पण हमारा 18 तो एक खोखला गोला होगा तो इसका कुछ ना कुछ व्यास होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका व्यास होगा। तो किसी भी दर्पण के व्यास को हम क्या बोलते हैं, किसी भी दर्पण के व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी दर्पण के व्यास को उसका द्वारक बोलते हैं। और इससे क्या होती है, प्रकाश की किरण प्रवेश करती हैं। इससे प्रकाश की किरण क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेंगे कि ये सभी क्या होती है। दर्पण का ध्रुव का मतलब क्या था, दर्पण का ध्रुव का मतलब वह मध्य बिंदु, चाहे किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे P से लिखा जाता है क्योंकि इसे पोल कहा जाता है, तो इसे P से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आगे बात करें इसकी एक और परिभाषा, दर्पण पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश के परिवर्तन के पश्चात बनने वाला आपतन कोण और परिवर्तन कोण एंगल I और एंगल R आपस में बराबर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक, मुख्य अक्ष क्या था, तो मुख्य अक्ष बताया कि यह एक काल्पनिक रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, काल्पनिक रेखा। वह काल्पनिक सीधी रेखा जो किसी दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। वक्ता त्रिज्या, किसी कोई भी दर्पण जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या। ठीक, वक्ता केंद्र क्या होता है, तो कोई भी दर्पण जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र। मुख्य फोकस क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो प्रकाश के परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं या होके जाती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मुख्य फोकस बोलते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस जो मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस और जो आपके पास क्या है भाई, ये आपका ध्रुव है।
तो फोकस और जो ध्रुव होती है इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक, इसे स्मॉल से लिखा जाता है, या इसकी एक और परिभाषा बता सकते हैं कि जो वक्ता त्रिज्या होती है किसी भी दर्पण की, उसकी आधी दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसीलिए एक फॉर्मूला आप होता है F = R/2 या R = 2F, R = 2F, कि जो आपके पास फोकस दूरी होता है इसकी दुगनी क्या होती है, हमारा वक्ता त्रिज्या होता है। ठीक, दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो किसी भी दर्पण के व्यास को ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक, और इससे ही क्या होती है, प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। तो आशा है कि इन सभी चीज़ों के बारे में आप बढ़िया समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह बनते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं। और आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आप सभी के लिए प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको बात किए हैं। और जो आप 12th में अगर पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता है कि 12th के लिए हम लोग का एक सीरीज चल रहा था प्रॉपर, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट का और फिजिक्स का इंपॉर्टेंट का, जिसमें लाइन बाई लाइन, और जो आपके पास लाइन बाई लाइन बोल सकते हैं या सीक्वेंस बोल सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं उन सबको कराया जा रहा है। क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ठीक ठाक एक्सपीरियंस है कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं। और आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी। आशा है कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या किसी प्रकार का मन में आपके पास क्वेश्चन हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।